So now today we'll be starting a new chapter and that is known as excretory products and their elimination. मतलब हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन. यस मैम. ठीक है. यस मैम. यस मैम. तो पढ़े हम. यस मैम. यस मैम. यस. एक्सक्रीशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकलता है. मेटाबॉलिक वेस्ट का मीनिंग क्या होगा मुझे बताओ. व्हाट इज मेटाबॉलिक वेस्ट? ऐसा वेस्ट जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बन रहा है, क्या हम उसको मेटाबॉलिक वेस्ट बोल सकते हैं? यस मैम. यस मैम. दैट इज फॉर्म ड्यू टू मेटाबॉलिक रिएक्शन, है ना. या ऐसा बोल दूं कि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से बना, यस मैम, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक वेस्ट. अब ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है मेनली कौन सा होता है? ये नाइट्रोजनस वेस्ट. कौन सा वेस्ट होता है? नाइट्रोजनस. नाइट्रोजन इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. इसीलिए हमारे पास जो भी अगर बॉडी में नाइट्रोजन है तो उसको हम क्या निकालेंगे बाहर. अब ये जो नाइट्रोजन है किसी न किसी कंपाउंड में होगी, या तो अमोनिया हो सकता है, या यूरिया हो सकता है, या यूरिक एसिड होता है. तो ये जो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से बनता है और इनको जो बाहर निकालने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन. क्या ये बात क्लियर हुई आपको? यस मैम. अब मुझे बताओ कि क्या हमने फूड का जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है कि जब फूड बाहर निकल जाता है एनएस के थ्रू उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं? नो मैम. और बोलते हैं क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? जो फूड खाया हमने माउथ के थ्रू अंदर गया, जब ये माउथ के थ्रू अंदर गया तो कुछ एब्सॉर्ब हो गया और बाकी बाहर कहाँ चले जाएगा? एनएस में. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ईजेशन. क्या बोलते हैं इसको? अब एक्सक्रीशन क्या होता है ये समझना. अब ये जब माउथ से यहाँ गया तो क्या यहाँ पर कौन बैठा था? स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ. क्या एब्जॉर्ब करता है? मैम जो न्यूट्रिएंट्स होते है ना, मतलब फूड में जो भी मेन कंपोनेंट है उसको एब्जॉर्ब करेगा. अब ये एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होता है? मेनली विलाई में. विलाई क्या होता है? मैम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है. फिंगर लाइक सिंगल सेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. अब विलाई ने एब्जॉर्ब कर लिया और किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? ये ब्लड को ऑब्वियसली. यस मैम. अब इस ब्लड में कुछ फूड तो क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा और कुछ फूड क्या हो जाएगा? अनयूज्ड रह जाएगा. यस. अब ये जो अनयूज्ड फूड है उसको हम स्टोर कर सकते हैं, हाँ या ना? नो मैम. यस मैम. क्यों नहीं कर सकते? अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट और फैट्स आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होते यस मैम. तो अनयूज था उसमें से भी आप किसको स्टोर कर सकते हो? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को. और किसको? फैट को. अब कौन सा कंपोनेंट बचा जो स्टोर नहीं हुआ? प्रोटीन. मैम यूज्ड वाला. नहीं, यूज तो हो गया. यूज करके इसने ऑक्सीजन से क्या बना ली? एटीपी बना ली. ये हो गया, यहाँ पर एटीपी निकल गया. अनयूज्ड कौन सा रह गया? हमारे प्रोटीन्स. यस मैम. अब प्रोटीन को हमारी बॉडी में हम स्टोर नहीं कर सकते. क्यों नहीं स्टोर कर सकते? कोई बता सकता है? क्या हमारे पास प्रोटीन को स्टोर करने के लिए कोई स्पेशल सेल है क्या? नो मैम. नहीं है ना. जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे मसल्स में और लीवर में स्टोर हो जाता है. जो फैट है वो एडिपोसाइट, जो फैट को स्टोर करने वाले स्पेशल सेल होते हैं वो. क्या आपने प्रोटीन का कभी पढ़ा है कि प्रोटीन को स्टोर करने वाला कोई सेल है? नो मैम. दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं? प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता. यस मैम. अब ये जो अगर प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हुआ तो ये हमारे फूड के साथ एब्सॉर्ब हो गया. क्या ये बाहर गया? अगर स्टोर नहीं हुआ तो इसको तो बाहर निकालना पड़ेगा, यस. है ना. और ये क्या हुई? एक मेटाबॉलिक रिएक्शन हुई थी यहाँ पर. यस मैम. तो क्या इस मेटाबॉलिक रिएक्शन में वेस्ट निकलेगा? यस Yes, मैम. yes. अब इस वेस्ट को और इस प्रोटीन को जो यूज नहीं हुआ है, जिससे एनर्जी नहीं बनी है, क्या उसको से बाहर निकालना पड़ेगा?
Yes, ma'am. तो ये मैम जो जब प्रोटीन यूज नहीं हुआ तो मैम फिर वो गया कहाँ? प्रोटीन, हाँ वही बता रही हूँ कहाँ जाएगा। अब ये प्रोटीन और जो वेस्ट था उसको बाहर निकालना पड़ेगा, जो अनयूज था। ये कहाँ Yes, गए? ma'am. लीवर के पास गए। किसके पास गए ये? किसके पास Liver. गए ये? लीवर। liver, लीवर के पास गए। तो लीवर ने क्या करा? इनका डिटॉक्सिफिकेशन, इनको क्या करा? डिटॉक्सीफाई। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डिटॉक्सिफिकेशन? टॉक्सिसिटी रिमूव करना। अगर टॉक्सिन है कुछ उसमें से उसको रिमूव करना, यस मैम। है ना। अब डिटॉक्सिफिकेशन के बाद भी कुछ ना कुछ तो पार्ट बचा ही होगा, हाँ या ना। Yes, ma'am. यस तो कहाँ चले जाएगा? ब्लड में। वापस ब्लड में चले गया ये। पर क्या अभी तक बाहर हुआ? No, ma'am. नो मैम। अब ये ब्लड किसके पास जाएगा? हमारी किडनीज के पास। किसके पास गया? किडनी। किडनी। Kidney. किडनी ने इसको क्या करा? फिल्टर करा। और फिल्टर करके फाइनली क्या बनाया? वेस्ट, और इसको बाहर निकाल दिया। तो क्या ये वेस्ट फाइनली बाहर निकला? Yes, yes, ma'am. ma'am, यस मैम। तो में ये वेस्ट बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। yes, ma'am, तो क्या अब आपको इजेशन और एक्सक्रीशन का मीनिंग समझ में आ गया है? yes, Yes, ma'am. वो काम क्या? मैम ये एजेशन था। इजेशन का, जो हमारा जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते हो तो उसमें से क्या होता है कि जो मेन मेन चीजें होती है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता। बाकी बचा कुचा क्या होगा? एनएस के थ्रू बाहर निकल गया। पर यहाँ पर जो प्रोटीन्स और वेस्ट थे, इसको बाहर निकालने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो फाइनली जो प्रोटीन्स और वेस्ट, मतलब जो भी वेस्ट यहाँ पर है, वो लीवर के पास जाएंगे, डिटॉक्सिफाई होंगे, देन ब्लड में गए, ब्लड से गए किडनी के पास, किडनी ने उसको फिल्टर करा, और जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट था, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, इस सबको उसने फाइनली बॉडी से बाहर निकाला, और उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन। ठीक है। यस Yes, मैम। ma'am. तो क्या अब ये पूरा चार्ट समझ में आया ना? क्या क्या हुआ, कैसे Yes, कैसे ma'am. हुआ, क्यों हुआ? मैम ये चार्ट नोट में मिलेगा ना? हाँ हाँ, पक्का मिलेगा ना। मैं भी आपको भेज दूंगी, नोट्स में मिलेगा। अब आगे बढ़ो। Yes, ma'am. यस मैम। एक्सक्रीशन अब समझ में आया कि एक्सक्रीशन एक्चुअली होता क्या है? ये नाइट्रोजनस वेस्ट आता कहाँ से है? बाय मेटाबॉलिक रिएक्शन Yes, और ma'am. प्रोटीन्स जो यूज नहीं होते उसको बाहर निकालने के लिए। क्लियर हो गया? यस मैम। yes, अब ma'am. मुझे ये बताओ। यस। मैम प्रोटीन यूज नहीं होते फिर हमारी बॉडी में? नहीं देखो, प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में आया, अगर वो उसके मतलब इमीडिएटली यूज हो गया, तो हमने क्या पढ़ा था? एम्फीबॉलिक पाथवे। उसमें प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी तो कर रहे थे ना हम। yes, मैम, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके अपनी एनर्जी बना ली तो ठीक है। बट आप प्रोटीन को आपकी बॉडी में ही रख सकते हो। उसको हमेशा आपको क्या करने पड़ेगा? अगर वो यूज नहीं हो रहा है तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा, और उसको बाहर निकालने का काम कौन करेगी? हमारी किडनीज। ठीक है। yes, मैम. मैम जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है तो कुछ टॉक्सिक भी रिलीज होता है? प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो टॉक्सिक अगर कुछ होगा तो वो रिलीज हो जाएगा। लीवर क्या कर देगा? इन सारी टॉक्सिसिटी को खत्म कर देगा, और फिर अभी जो सब्सटेंस अभी भी बचा है, जो ये नाइट्रोजनस वेस्ट बचा है, वो अभी भी क्या है? प्रेजेंट है बॉडी में। तो उसको बाहर निकालने वाला कौन चाहिए हमको? किडनी। yes, मैम. ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर किडनी उतना काम नहीं करेगी तो क्या ये नाइट्रोजनस वेस्ट, यहाँ सपोज मैं लिख देती हूँ यूरिया, एक्यूमुलेट होने लग जाएगा? yes, मैम. यस मैम। yes, मैम. एक्यूमुलेट होना है तो क्या ये पानी को अट्रैक्ट करेगा और एक्सेस वाटर हो जाएगा हमारी बॉडी में? क्या yes, यस मैम। yes, मैम. ये पानी है उसको अट्रैक्ट करेगा बॉडी में? अट्रैक्ट करेगा? यस yes, मैम। इस सॉल्यूट के मतलब सॉल्यूट को सॉल्वेट से अट्रैक्ट करने के लिए क्या हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर हो जाएगा? yes, यस मैम. मैम। और इस एक्सेस वाटर वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? वाटर रिटेंशन। क्या बोलते हैं इसको? वाटर रिटेंशन। अगर अब ये वाटर रिटेंशन हुआ तो क्या होगा? अब हमारी बॉडी में बॉडी फ्लूइड ज्यादा हो गया है। बॉडी फ्लूइड के ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? स्वेलिंग। yes, मैम. और इस Yes. स्वेलिंग को हम क्या बोलते हैं? एडिमा। ठीक है। ओके। यस मैम। yes,
तो ये जो यूरिया एक्यूमुलेट हुआ उसने सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करा, उसकी वजह से एक्सेस वाटर हुआ, एक्सेस वाटर की वजह से H2O रिटेंशन हुआ, मतलब स्वेलिंग हो गई बॉडी में, हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम। अब क्या ये वाटर ज्यादा बॉडी में हुआ तो जो ब्लड का वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, हाँ या ना? ब्लड का वॉल्यूम Yes, इंक्रीज ma'am. होगा, और अगर ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो क्या ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा? Yes, ma'am. तो अगर अपनी किडनी ने ये काम नहीं करा तो इतनी सारी तकलीफें हो जाएगी। दैट मीन्स किडनी को अपना काम करना कितना जरूरी है, हाँ या ना? यस Yes, ma'am. Yes, इसलिए ma'am. किडनी बहुत मैम। इम्पोर्टेंट। हाँ मैम अपने लंग में बताया था कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और अब यहाँ पे बता रहे हो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो कौन सा वाला याद क्या रखें? होगा कि वो लंग की बात आप छोड़ो, वहां हमने क्या बोला था, गैस के बारे में पढ़ा था। लंग की जब पढ़ा था तो वो गैस के एक्सचेंज के लिए एरिया की बात करी थी, पर यहाँ पर ये देखो एक ब्लड वेसल है, यहाँ पर बहुत सारा पानी फ्लो कर रहा है, तो अगर ये पानी यहाँ फ्लो करेगा तो ये प्रेशर उस जगह पे ज्यादा एक्सर्ट करेगा या कम एक्सर्ट करेगा? मैम ज्यादा। थोड़ा पाइप लो, ज्यादा। उस पाइप में पानी जो है बहुत तेज फ्लो हो रहा है, तो उसमें देखो वो इतना हार्ड फील होता है, बहुत ज्यादा हाईली प्रेशरस मिलता है ना। यस Yes, मैम। ma'am. तो सिमिलरली ब्लड वेसल भी क्या है, एक पाइप की तरह है, उसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड। तो अगर वहां पर उसका जो भी ब्लड है या लिक्विड है, अगर वो वहां पर ज्यादा बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर भी तो इंक्रीज हो जाएगा ना। यस मैम। पर अगर मैं किसी खाली एरिया की बात करूं, इस खाली एरिया में जो हमारी गैस है अगर कम प्रेजेंट रहेगी, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे, लंग्स में गैसेस की, तो अगर यहाँ पर गैस कम प्रेजेंट है तो उसका प्रेशर एक्सर्शन भी तो कम ही होगा ना। वहां पर स्पेसिफिकली हम गैस की बात कर रहे थे। अगर बहुत बड़ा एरिया दे दो और वहां पर मैं आपको कितना दे दू, ऑक्सीजन का प्रेशर P50 दे दू सपोज, तो वहां पर कम होगा, और उसी एरिया में अगर मैंने ऑक्सीजन को बढ़ा दिया तो फिर वो तो उसका प्रेशर एक्सर्ट करना ज्यादा हो जाएगा ना। आया ना यस समझ? मैम। तो देखो यहाँ पर जो लंग्स में हमने बात करी थी वो एक जगह की बात करी थी, और उस जगह में ऑक्सीजन और CO2 का प्रेजेंस की बात करी थी। पर यहाँ हम लिक्विड की बात कर रही है, तो अगर लिक्विड ज्यादा होगा तो वो प्रेशर भी ज्यादा एक्सर्ट करेगा, इसीलिए ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, यस मैम समझ आ गया। क्लियर हो गया? यस मैम। पूरा समझ में आया? यस मैम। मैम क्या वेसल्स ब्लास्ट भी कर ठीक है, सकते हैं, मतलब फट सकती है अगर ज्यादा ब्लड होगी? हाँ, किडनी ने काम नहीं करा तो ये जो हाई ब्लड प्रेशर वाली या हाइपर टेंशन वाली कंडीशन है ना, तो इससे हमारे ब्रेन पे और जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन है उन पे अफेक्ट होता है, और अगर इन पे अफेक्ट हुआ तो हमारी बॉडी का जो पूरा सिस्टम है वही डैमेज हो जाएगा। ब्रेन कितना मेन पार्ट होता है बॉडी का, अगर वही डैमेज हो गया क्या हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम ही डैमेज हो जाएगा। यस मैम। इसीलिए जो ब्लड प्रेशर है इसको भी कौन रेगुलेट करेगा, हमारी किडनीज। ठीक है, यस मैम। अब देखो एक चीज और सुनो कि ये जो यूरिया है वो थोड़ा सा जो हमारा ब्लड है या बॉडी में क्या हो जाता है, रिटेन हो जाता है। सम यूरिया इज रिटेन्ड इन दी बॉडी। बताओ किस प्रोसेस के लिए, क्यों थोड़े से यूरिया को वो बचा लेगा, क्या करने के लिए, एनी आइडिया या मैं बताऊं? मैम आप बताओ। टू नो मैम। मेंटेन वाटर और आप सॉल्ट का बैलेंस, मतलब हमारा जो ब्लड है या हमारी बॉडी में जो भी फ्लूइड है, हाँ उसमें वाटर। मैम क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से बता दो। कि ये जो बॉडी होती है हमारी वो थोड़ा सा यूरिया क्या कर लेगी, रख लेगी, क्यों रख लेगी उसका आंसर बताइए। तो हमारी जो बॉडी होती है इसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है, सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है। अब कुछ ऑप्टिमम कंडीशन में सॉल्ट प्रेजेंट होगा, वाटर भी प्रेजेंट रहेगा, तो इस यूरिया से क्या मेंटेन होता है, हमारे वाटर सॉल्ट का बैलेंस। ठीक है, आया ना? यस मैम। मतलब हमारी बॉडी में जो जितनी चीजें हैं वो स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में होना चाहिए। ज्यादा हो गई तो दिक्कत, कम हो गई तो दिक्कत। अगर आपने सारा बाहर निकाल दिया तो ये वाटर और सॉल्ट का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर वाटर सॉल्ट का बैलेंस डिस्टर्ब हुआ तो फिर बॉडी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग पे रखना है तो हमको थोड़ा सा यूरिया का करना पड़ेगा, बचा के रखना पड़ेगा या रिटेन करके रखना पड़ेगा। मैम इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू होती है या कम ज्यादा चलता है? कम ज्यादा चलता है, हर किसी की बॉडी पे थोड़ा डिपेंड करेगा। ठीक है, ओके मैम। ओके। तो ये जो वाटर सॉल्ट को बैलेंस करने वाला प्रोसेस इसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है,
तो किडनी क्या काम करती है, ऑस्मो रेगुलेशन का भी करेगी। ओके गाइस, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. समझ में आया सबको? Yes, तो ये पूरा समझ में आया ना, किडनी ऐसा काम क्यों करती है, क्यों जरूरी है, yes, ma'am. है, सारा कुछ क्लियर है? कहीं कुछ कंफ्यूजन या आगे बढ़ जाओ? Yes, ma'am. है ना। अब देखो ये जो हमारा एक्सक्रीशन था 3 टाइप का हुआ, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ, Nitrogenous waste. मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बेसिस पे। ओके, Yes, ma'am. ठीक है। अब सपोज किसी जो ऑर्गेनिजम्स में ये नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में निकल रहा है, NH3 के फॉर्म में या अमोनिया के फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? अमोनोटाइलिस। क्लियर? Yes, ma'am. अब किसी ऑर्गेनिजम्स में अगर ये यूरिया के फॉर्म में निकल रहा है तो उसको बोलेंगे यूरियोटाइलिस। ठीक है, Yes, ठीक है। ma'am. और यूरिक एसिड के फॉर्म में हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? यूरिकोटाइलिस। क्या ये सारी बात क्लियर है आपको? Yes. Yes, ma'am. तो अमोनिया को बाहर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एक्सेस वाटर। बहुत ज्यादा पानी लगता है, तो ये किसमें होगा? ऑब्वियसली मैम एक बार एक्वेटिक। फिर से बता दोगे मैम, अमोनिया को नेटवर्क की बाहर वजह से लीक निकालने हो के गई। लिए, ओके ओके, तो अमोनिया को बाहर निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो ऑब्वियसली ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में। Yes, Yes, ma'am. मैम। अब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में वो थोड़ा बहुत तो पानी पीते ही है ना, यस मैम। है Yes, ना। ma'am. तो उनके केस में क्या होता है, कुछ मॉडरेट हमें अमाउंट ऑफ हमको पानी चाहिए, मिनिमम अमाउंट चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? यूरियोटाइलिस। Yes, ma'am. ओके, तो ये क्या होगा हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में। अब बात करते हैं यूरिक एसिड, जो सबसे कम पानी पीता हो उसके पास ही, मतलब ये जो यूरिक एसिड होते हैं उसको बहुत कम पानी चाहिए, ऑलमोस्ट नील पानी चाहिए बाहर निकलने के लिए, तो जो सबसे कम पानी पिएगा उसके पास होना चाहिए ना ये यूरिक एसिड वाला। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? यूरिक एसिड को बाहर निकालने वाले, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? यूरिकोटैलिक। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अब ये यूरिक एसिड होता है ऑलमोस्ट ये डिसॉल्व नहीं होता है हमारे जो वाटर में, इसीलिए ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में या पैलेट के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, ओके। Yes. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने पढ़ा अमोनोटाइलिस, उसमें क्या होगा? एक्सक्रीशन NH3 निकालेंगे, और जो भी NH3 निकालेगा उसको बोलेंगे हम अमोनोटैलिक एनिमल्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। अब ये क्या होगा? एक्वेटिक इनवर्ट, मतलब जो पानी के अंदर है वो कर पाएंगे। ठीक है, Yes. Yes, ma'am. अब देखो एम्फिबियंस पानी के अंदर भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं, तो अगर कोई एम्फिबियन पानी के अंदर अंदर ही रहता है तो वो तो अमोनोटैलिक हो सकता है, क्योंकि उसको पानी तो इजीली मिल जाएगा ना, वो पानी के अंदर है। अब इसको NH3 बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको एक्सेस वाटर चाहिए पानी के लिए, तो पानी ज्यादा अवेलेबल जहां होगा वो ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे? अमोनोटैलिक। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये जो अमोनिया बाहर जाता है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से, Low concentration. ठीक है। इसलिए देखो ये क्या अपने गिल या अपनी बॉडी के सरफेस से क्या करते हैं? अमोनियम आयन NH3 प्लस आयंस को बाहर निकाल सकते हैं। अब आपको पता है कि एक्वेरियम का जो पानी होता है बार बार चेंज करना पड़ता है। Yes, ma'am. Yes, क्यों ma'म. चेंज करना पड़ता होगा? क्योंकि ये जो अमोनिया है उस जो ऑर्गेनिज्म जो भी एक्वेरियम था उसके पानी में अमोनिया बहुत ज्यादा हो गया, जो भी फिशेस प्रेजेंट थे उसने अमोनिया बाहर निकाला, अब अमोनिया की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो अगर ये कंसेंट्रेशन यहाँ पे हाई हो गया तो ऑब्वियसली ये फिश जो होगी वो डेड हो सकती है। Yes, ma'am. क्योंकि फिर मैम फिशेस अमोनिया लेने लग जाएंगी. यस, तो देख इसीलिए क्या होता है कि ये क्या होता है, एक्वेरियम का पानी चेंज करना होता है। यहाँ पर किडनी कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सरफेस से यहाँ पर अमोनिया निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ आयंस। क्लियर? तो मैम इनके पास किडनी नहीं होती. नहीं, किडनी देखो हायर ऑर्गेनिज्म में होली, जैसे हमने वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ी थी ना कि इवेल्यूएशन जैसे जैसे होते गया, जैसे पॉरीफेरा से हम वर्टिब्रेटा पे आए तो लंग्स फाइनली आए, तो जो हमारी किडनी होती है ना वो भी हायर ऑर्गेनिजम्स में मिलेगी, वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी मिलेंगे, दैट विल बी डिस्कसिंग सून। ठीक है, Yes, ma'am.
ठीक है, अब जो भी यूरिया को एक्सक्रीट करेगा उस प्रोसेस को एक तो बोलेंगे यूरियोटैलिस्ट, और जो एनिमल इसको एक्सक्रीट करेगा उसको बोलेंगे यूरिकोटैलिक। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं? यूरियो, टैलिक। क्योंकि ये क्या एक्सक्रीट करते हैं? Urea. यूरिया। ठीक है, तो मैमल्स हो गए, कुछ एक्वेटिक रेप्टाइल्स हो गए, फ्रॉग्स हो गई, टोड्स हो गए, ये मैम सब टेरेस्ट्रियल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, और कुछ यहाँ पर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हुई है, जैसे बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिश। तो जो बोनी फिशेस थी वो कहा गई थी हमारी अमोनोटाइल्स पे, पर जो कार्टिलेजिनस फिशेस है वो क्या एक्सक्रीट करती है? यूरिया, इसीलिए उसको क्या बोले? यूरियोटेलिक। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो बनेगा तो पहले NH3 ही। NH3 को पहले हम क्या करेंगे कि ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, इसलिए इसको पहले किसमें कन्वर्ट कर देंगे? यूरिया को, और इसी यूरिया को फाइनली क्या कर देंगे? एक्सक्रीट। क्या ये बात क्लियर है? Yes, ma'am. क्या हमने ये पॉइंट पढ़ा? सम अमाउंट ऑफ यूरिया इज रिटेन इन द बॉडी या किडनी में, किसको मेंटेन करने के लिए? ऑस्मोलरिटी, मतलब यस मैम। Yes, क्या ma'am. बैलेंस करना है हमको? वाटर और मैम सॉल्ट को। सॉल्ट वाटर का बैलेंस बनाना है, इसलिए कुछ यूरिया क्या कर लेगी? बॉडी किडनी में रख लेगी। ओके, Yes. यस मैम। नेक्स्ट इज यूरिकोटैलिस्ट। तो जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे उस प्रोसेस को बोलेंगे यूरियोटैलिस्ट, और जो एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं उनको बोलते हैं यूरियोटैलिक। ठीक है, यूरिया बहुत इनसॉल्युबल होता है, इसीलिए किस फॉर्म में ये एक्सक्रीट होगा? Crystal. क्रिस्टल या पैलेट के फॉर्म में। ठीक है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स जो होते हैं वो इस टाइप का हमारा यूरियोटैलिक, क्योंकि उनका जो पानी पीने का जो अमाउंट है दैट इज वेरी लो। ये जो यूरियोटैलिक्स और यूरियोटैलिक्स आर नीडेड फॉर वाटर कंजर्वेशन, मतलब वही ऑस्मोलरिटी वाली बात। ठीक है, ओके गाइस, Yes, ma'am. आगे बढ़ जाओ। यस मैम। ठीक Yes, है, ma'am. अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो मैंने आपको क्या बोला था कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बाय एनिमल डिफर करेंगे, मतलब जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ? हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स में है या दूसरे ऑर्गेनिजम्स में है वो भी धीरे धीरे डेवलप हुआ, कि जो लोअर लेवल पे थे उसमें इतना अच्छा वेल डेवलप नहीं होगा, पर हायर ऑर्गेनिजम्स के पास आई, जैसे वर्टिब्रेट्स के पास, तो ये क्या हो गया? इवॉल्व हो गया। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। तो जो हमारे प्लैटीहेल्मिन्थेस फ्लैटवर्म्स होते हैं, रोटिफोर्स होते हैं, एनालिड्स होते हैं, उसमें क्या होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। फ्लेम सेल्स, क्योंकि यहाँ पर कुछ ये फ्लेम टाइप का इनका स्ट्रक्चर होता है, इसी वजह से नाम हुआ फ्लेम सेल्स, और ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्लियर? यहाँ पर भी आपको याद क्या रखना है? एग्जाम्पल्स, दिस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन ना एकदम पक्का आएगा ही। ठीक है, Yes, मैम। ओके, जो एनालिडा होते हैं उसमें क्या होते हैं? नेफ्रिडिया। ठीक है, इंसेक्ट्स मतलब आर्थ्रोपोड्स, Yes, ma'am. ग्रासहोपर हो Yes, गया, ma'am. कॉकरोच हो गया, इन सब के पास क्या होगी? मैल्पेजियन ट्यूब्यूल्स। जो प्रॉन होता है उसके पास होते हैं ग्रीन ग्लैंड्स या एंटिनल ग्लैंड्स, आपको दोनों ही नाम याद रखना है। लास्ट होगी हमारी किडनी, जो कहाँ मिलेगी? हायर एनिमल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स। Yes. इतनी बात क्लियर है आप सभी को? यस मैम। तो यस सारा कुछ समझ में आ गया ना एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में? Yes, यस ma'am. कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. सारा एक्सक्रीशन के बारे में समझ में आया ना? क्यों होता है, यस मैम। कैसे होता है? यस मैम। ठीक है, सो दैट इज फॉर अ डे। ब्रीदिंग वाले चैप्टर के क्वेश्चंस प्लीज सॉल्व कर लेना, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।